देखो, क्लास हो गई हमारी स्टार्ट। और अभी तक हमने क्या देखा था? डिवीजन ऑफ लेबर, है ना? डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ लिया था। और जब हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर में पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि यार, ये जो लेबर है जो हमारा डिवाइड हो रहा है, वो भले चाहे एक हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन के रूप में कर रहा है, या फिर मान लो कि मतलब हम ये कह देते हैं कि चलो नहीं, आपका जो सेल ऑर्गेनिजली सेल सेल के अंदर जो पार्ट है, मतलब अगर मैं जैसे सेल बनाता हूँ, तो सेल के अंदर जो पार्ट है, जो सेल ऑर्गेनीज है, वो भी मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा वर्क को डिवाइड कर दे रहे हैं, वो अपने लेबर्स को डिवाइड कर दे रहे हैं। और हमने यही पिछला वाला पढ़ा था, डिवीजन ऑफ लेबर। इतना समझ में आ गया था सबको कि नहीं आ गया था? पहले मुझे ये बताओ। हाँ आ गया भैया। था ना? अब देखो, जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर चेक कर रहे थे, तो हमने देखा था कि काफी सारे सेल्स होते हैं, है ना? कहीं हमने हर्ट सेल्स पढ़ा था, स्पर्म सेल्स पढ़ा, है ना? ये सारे सेल्स पढ़े। तो हमने यार ये देखा कि सेल तो हमारे हमारे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी होती है, फिर वो चाहे डॉग हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जो हो, उसमें काफी सारे सेल्स पाए जाते हैं, है ना? तो अगर मैं सेल शेप की बात करता हूँ, है ना, कि शेप कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हमें ये पता चला कि यार, जो हमारी यूकैरियोटिक्स, जो हमारे ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बॉडी में हमारे किस टाइप के सेल पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक पाए देंगे या प्रोकैरियोटिक पाए देंगे? मुझे बताओ। यूकैरियोटिक। है ना? यूकैरियोटिक पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, उसमें जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हमने देखा यार, जो हमारे ह्यूमन बॉडीज में जो सेल पाए जा रहे हैं, वो जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, उसमें से जो तुम्हारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ना, वो किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल मतलब समझते हो ना? अंडे की आकार, गोले का आकार, एकदम फुटबॉल जैसा। फुटबॉल के अंदर जैसे स्पेस होता है, वैसे तुम्हारा क्या कहते हैं, सेल के भी अंदर स्पेस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बॉडीज में सेल पाए जाते हैं, मैक्सिमम कैसे पाए जाते हैं तुम्हारे? स्फेरिकल पाए जाते हैं। अब मैंने क्या बोला कि हमारे ह्यूमन बॉडीज में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, वो मैक्सिमम तुम्हारे स्फेरिकल शेप में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी में और तरीके के सेल्स नहीं पाए जाते। बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ इलांगनेटेड होते हैं, समझ रहे हो? तो अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस केवल तुम इतना जानो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडीज होती है, ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सेल पाए जाते हैं, हम उनको यूकैरियोटिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फुली डेवलप्ड सेल होते हैं, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में लिविंग ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, और साथ में तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी होता है, या फिर हम उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और हमने ये देखा कि तुम्हारा हार्ट सेल्स अलग शेप का है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, स्पर्म सेल अलग शेप का है। और मतलब ह्यूमन बॉडी में हमने देखा था कि 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं तुम्हारे? 100 ट्रिलियन सेल्स है। लेकिन अगर 100 ट्रिलियन सेल्स में अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूं, तो तुमको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सेल किस शेप में? तुम्हारे स्फेरिकल शेप में। समझ में आ रहा है ना? किस शेप में? तुम्हारे स्फेरिकल शेप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्फेरिकल शेप में है तो ही मतलब सारी चीजें नहीं। जो भी तुम्हारा शेप है ना, वो तुम्हारा हमेशा फंक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई यूकैरियोटिक सेल अगर तुम्हारे स्फेरिकल शेप में है, तो वो अपने आप में स्फेरिकल शेप में नहीं बन गया। उसके पीछे कोई ना कोई एक फंक्शन जुड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप है। मतलब उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि उसका वर्क क्या है, वर्क के अकॉर्डिंग वो स्फेरिकल शेप में। तो अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी में बोलूं, तो हमारा ह्यूमन बॉडी कुछ ऐसा डिफाइंड हो रखा है कि जिसमें मैक्सिमम सेल तुम्हारी किस शेप में है? तुम्हारे स्फेरिकल शेप में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अब देखो, जैसे जैसे तुम्हारा फंक्शन जब अब जैसे जैसे तुम्हारा फंक्शन चेंज होगा, है ना, जैसे जैसे तुम्हारा फंक्शन चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे शेप्स भी चेंज होते चले जाएंगे। मान लो कि जो तुम्हारे सेल्स हर्ट्स में होंगे, सेम सेल्स तुम्हारे मसल सेल्स में नहीं होंगे। मसल सेल्स थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, तो तुम्हारे वहां स्ट्रेच सेल होंगे, मतलब थोड़े से खींचे हुए इलांगनेटेड होंगे। अदरवाइज जो तुम्हारे हर्ट सेल्स हैं या ब्लड सेल्स है, वहां तुम्हारे अलग शेप्स के हो गए। तो फंक्शन चेंज तो तुम्हारा शेप भी चेंज। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी में कुछ ऐसे ज्यादा फंक्शंस है जिसमें मतलब आपके जो तुम्हारे जो सेल हैं वो ज्यादातर कैसे पाए जाते हैं? तुम्हारे स्फेरिकल पाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों की नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। इमेजेस दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये देखो, डिवीजन ऑफ लेबर अभी हम लोगों ने पढ़ा था। डिवीजन ऑफ लेबर में सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी पढ़ लिया था।
ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में कर लिया था, बाद में इसमें हमने मल्टीपल एमसीक्यूज किए थे, जिससे सारी चीजों की प्रैक्टिस हो गई थी। अभी क्या देखो सेल शेप में दिखाते हैं, तुम ये देखो, ये है तो काफी सारे हैं सेल, हमारे इसमें 100 ट्रिलियंस पाए जाते हैं। अगर मैं उनका ग्रुप बनाने की कोशिश करूं तो हम कुछ लेकोसाइट्स भी होंगे, कुछ तुम्हारे हेमाटाइट्स भी होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स है ना। देखो व्हाइट ब्लड सेल ये भी, व्हाइट ब्लड सेल ये भी है। लेकिन लिगोसाइट्स वो होता है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जम्स को मारने के काम में आता है, ठीक है। तो अलग अलग है। तो तुम देखो अगर मैक्सिमम भी देखोगे तो तुमको ज्यादातर कैसे दिखेंगे, तुमको स्फेरिकल शेप में दिखेंगे। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसका बेसिक शेप तुम्हारे स्फेरिकल होता है। समझ में आ रहा है। और बाद में फिर मतलब जैसे जैसे फंक्शन होगा, जैसे जैसे वो चीजें होंगी, वो अपने आप की शेप को वो चेंज करने लगता है। इसी वजह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारे स्फेरिकल शेल पाए जाते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। अब देखो काफी सारे ऐसे सेल सेल भी हैं जो तुम्हारे मतलब शेप उनका रेगुलर नहीं है। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो कैसा था, रेगुलर है। और रेगुलर शेप क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है। फंक्शन होने की वजह से या तो स्फेरिकल है, वो तो स्ट्रेच्ड है, या फिर वो इलोंगनेटेड है, या फिर कैसा भी हो रखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जो इरेगुलर है। इरेगुलर कैसे, मतलब वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का तुम्हारा काम क्या होता है, तुम्हारा डब्ल्यूबीसी बनाना, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाना। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, तुम्हारे जम्स को मार देता है, तुम्हारे बैक्टीरियाज को खत्म करता है जो ह्यूमन बॉडीज में आ जाते हैं, उन सबको करता है। देखो पहले क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स तुम्हारा स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि भाई एक जम्स आ गया, एक जम आ गया, एक जम आ गया, तो वो फिर अमीबा जैसा शेप करने लगता है। वो पिसिडोपीडिया फॉर्म कर लेता है। मतलब पिसिडोपीडिया भी, अभी इन सबके बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे पिसिडोपीडिया फॉर्म करता है, तो मान लो कि ये जम्स है, तो बाद में वो अपने जम्स को अपने अंदर ले लेता है। तो इससे क्या करता है, फिर ल्यूकोसाइट्स उसको खत्म कर देता है, एकदम वैसे ही जैसे लाइसोसोम्स करता है। लेकिन अभी मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, मैं तुमको ल्यूकोसाइट्स बताने की बात कर रहा हूँ कि कैसे ल्यूकोसाइट्स पहले तुम्हारे स्फेरिकल शेप में था, लेकिन स्फेरिकल शेप रेगुलर शेप में। लेकिन जम देखा तो जम्स देखने की वजह से अब उसने अपना फंक्शन को चेंज कर लिया। अब वो अपने आप को इरेगुलर कर लिया, और इरेगुलर करने के बाद वो कैसे पिसीडिया फॉर्म करके वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे बैक्टीरिया को उसने किल कर दिया। ये हो गया। तो मतलब तुम देख रहे हो कि शेप, तुम्हारे सेल के शेप रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ठीक ऐसे तुम्हारा अमीबा भी होता है ना। अमीबा भी क्या करता है, अमीबा भी तुम्हारा पिसोडोपीडिया फॉर्म करके तुम्हारा वो तुम्हारा क्या कहते हैं किसी भी आसपास के तुम्हारे साइनोबैक्टीरियाज हो गए, या बैक्टीरिया हो गए, या फिर आर्की बैक्टीरिया हो गए, उनको खाने की कोशिश करता है। इतना याद आया कि नहीं याद आया जो मैंने अभी पढ़ाया था तुमको, है ना। जैसे अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे इसको देखो बगल में ये क्या है, ये तुम्हारा वो है अमीबा है। और अमीबा का तुम देखो, अमीबा एक यूनिसेलुलर होता है। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये एक ऐसा सेल है जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है, और वो केवल एकमात्र ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक ही सिंगल सेल में पूरा ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को पूरा कंट्रोल करता है। और ये देखो जब इसको फूड दिखता है तो ये फूड को अपने आप अपने अंदर इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसे ही तुम्हारा मतलब क्या है, एक तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स भी है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारे देखो पहले स्फेरिकल शेप में रहेगा, एकदम ऐसे स्फेरिकल शेप में। लेकिन मान लो कि अगर जैसे ये देखो बैक्टीरिया है ना, ये देखो बैक्टीरिया होने की वजह से अभी उसको चेज कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो अब तुम बोल पाओगे क्या कि ये स्फेरिकल शेप में है? नहीं, ये स्फेरिकल शेप में नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, उसको चेज कर रहा है, उसको अपने मतलब इरेगुलर शेप में आ रहा है, पिसोडोपीडिया फॉर्म कर रहा है ना। तो जो तुम्हारा ल्यूकोसाइट्स होता है वो तुम्हारा होता तो स्फेरिकल शेप में, लेकिन कंडीशन जब ऐसी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो फिर अपने आप को इरेगुलर शेप में भी कर लेता है। वो अपना पिसिडोपीडिया फॉर्म करके वो बैक्टीरिया को किल कर लेता है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया, हाँ भैया। आ हाँ गया। भैया। अब देखो बात क्या है, अभी हमने मतलब क्या कहते हैं जो तुमको ये बताया है, तुम्हारा यूनिसेलुलर एक तरीके से बोल सकते हो कि एक सेल है। जैसे मान लो मैंने ल्यूकोसाइट्स बोला तो मैंने सिंगल सेल में बता दिया, उसके सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ये तुम्हारा अमीबा है, ये भी हो रहा है। और इनका कैसा शेप दिखाया मैंने तुमको, इरेगुलर शेप दिखाया। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर जैसे मैं बोल देता हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारा एक सेल पे डिपेंड करता है। अब वो हो सकता है, वो तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, और वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक एनिमल भी हो सकता है। तो अभी हमने एक केस लिया था जिसमें हमने ये केस लिया था कि यार वो इरेगुलर शेप का है। कैसा है, इरेगुलर शेप का है। तो इरेगुलर शेप में हमने अमीबा ले लिया था और उसके साथ वो ले लिया था। और प्लांट सेल में तो बहुत सारे बथेरों पड़े, चाहे तुम जाइलम ले लो, चाहे फॉइलम ले लो, चाहे जो ले लो। नहीं,
xylem phloem भी नहीं है ना, वो अलग अलग हो गए। ठीक, अब उसके मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो फिर बोले चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और उनमें भी मतलब क्या होते हैं तुम्हारे, कुछ ना कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फिक्स्ड शेप के होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ तुम्हारा प्लांट सेल, मैं बोल देता हूँ यूग्लेना, इसको एक बोलते हैं ना यूग्लेना, मुझे मालूम तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा। यूग्लेना एक प्लांट होता है, यूग्लेना प्लांट सेल होता है, सॉरी, है ना, एक प्लांट सेल होता है। वो कैसा होता है, एकदम फिक्स्ड होता है, वो एकदम फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, उसका जो फंक्शन है उसी में करके वो निकल लेगा। ठीक वैसे एक एनिमल में एक सेल होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम सेल जो होता है, पैरामीशियम सेल मतलब एक यूनिसेलुलर सेल है, मतलब एक सेल है और एक ही सेल से ये ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम। और ये पैरामीशियम जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तब हमें मलेरिया होता है। तो ये जब तुम इस पैरामीशियम को देखोगे, तो ये जो पैरामीशियम है ये भी कैसे एकदम में फिक्स्ड सेल है। तो तुम देख रहे हो कैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो पहले हमने पढ़ा जो इरेगुलर शेप में था, और अभी जो यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं वो कैसे एकदम तुम्हारा फिक्स्ड शेप में है। तो ये जो तुम्हारा जो फिक्स्ड शेप में आ रहा है ना, वो भले चाहे यूग्लेना हो चाहे वो पैरामीशियम हो, वो बेसिकली इसी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है, क्या है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता हूँ, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये टफ है, ये मुड़ना ही नहीं चाह रही है, ये अपने आप को मुड़ना नहीं चाह रही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, तुम्हारा सेल के ऊपर होता है। अब मैंने बोला कि अगर मान लो कि अगर ऊपर की सतह तुम्हारी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो ऑब्वियस बात है क्या तुम अपने आप को मोड़ना पसंद करोगे, नहीं करोगे ना। तो ये जो केस हो रहा है ना कि जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम या फिर यूग्लेना जो फिक्स्ड हो रखे हैं, जो मूव नहीं कर रहे हैं, उसका जो बड़ा मेन कारण है वो ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारी एकदम टफ हो रखी है, वो उसका एक्सो स्केलेटन जो है वो एकदम टफ हो रखा है। तो जिसकी वजह से मतलब क्या है कि वो तुम्हारा मतलब उसको मूव नहीं करने दे रहा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो, अगर मैं जैसे तुमको इमेज दिखाता हूँ, तो ये इमेज है प्रॉपर एक अमीबा की। ये क्या है, एक प्रॉपर अमीबा की तुम्हारी इमेज है कि कैसे, ये देखो तुम्हारा फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल के अंदर ये तुम्हारा फूड है, ये कैसे हुआ, ये पिसीडोपीडिया के कारण हुआ। अभी इन सब के बारे में तुमको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा यार इन्होंने कैसे इस फूड को इनगल्फ किया, ये सारी चीजें की है ना। तो इसके अंदर अंदर वो इतना सब कुछ याद नहीं करना। अगर तुम केवल पिसीडोपीडिया भी फॉर्म कर लोगे, फूड वैक्यूल भी फॉर्म कर लोगे, न्यूक्लियस को भी कर लोगे, और ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इसको याद कर लोगे, उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, हाँ बस ठीक है। अगर इतना भी याद कर लोगे तो भी स्टिल मतलब क्या कहते हैं तुमको अमीबा का शेप बनाना आ जाएगा। लेकिन अभी धीरे धीरे हम इसके बारे में और सीख लेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग फिक्स्ड शेप सेल की बात कर देते हैं जो ज्यादातर प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, उनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करता हूँ तो यूग्लेना ले लो, पैरामीशियम ले लो। ये देखो, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पैरामीशियम है। लेकिन अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊं तो ये भी देखो, ये पैरामीशियम का ये भी इमेज है। लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो फिक्स्ड शेप का है। ये कैसा है, एकदम फिक्स शेप का। ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करता है कि लाओ हम इसको शेप कर ले, चेंज कर ले, लाओ इधर टांग उधर कर ले, या फिर पैर सर को उधर ऊपर कर लेते, इधर से कर लेते, लाओ इधर से उधर से मतलब कर लेते हैं ना। तो मतलब इसका एकदम फेस कैसे एकदम शेप फिक्स्ड हो रखा है। और अगर मैं बोलता हूँ इसका फिक्स्ड क्यों शेप है, तो भाई तुम बोलोगे क्यों सर, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी टफ है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टफ होने की वजह से सेल का शेप ही नहीं बदल रहा। और जब सेल का शेप नहीं बदलेगा तो वो जो तुम्हारा सेल है वो एकदम फिक्स्ड शेप का हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? हाँ भैया। आ गया? तो याद रख लेना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हो गया, है ना, या फिर प्लांट हो गया, या फिर तुम्हारा डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, चाहे जो भी हो गया कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, उसमें से जितने भी तुम्हारे सेल्स होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो भी शेप लेते हैं वो बेसिकली तुम्हारे फंक्शन को अडॉप्ट करने के बाद होते हैं। मतलब जैसा फंक्शन होगा वैसा वो शेप ले लेंगे, है ना। लेकिन फंक्शन के साथ साथ उसमें सरफेस टेंशन कैसा लग रहा है, मतलब सरफेस टेंशन, अभी मुझे मालूम तुमको वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा। सरफेस टेंशन मानो कि तुम्हारा जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो उसको कैसे बना के रखा है, कैसे उसको टाइट करके रखा है, वो भी मतलब अंदर का लिक्विड भी कैसा मेंटेन करके रखा है शेप को, वो भी मैटर करता है। इसके साथ साथ में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कि कैसे तुम्हारा मतलब वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा शेप तुम्हारी चेंज होगी, अगर कम फ्लो करेगा तो वो भी कम शेप फ्लो होंगी। तो तुम समझ रहे हो कैसे मतलब प्रोटोप्लाज्म का विस्कोसिटी, मतलब वही प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फंक्शन, ये तीनों की वजह से ही तुम्हारे सेल का शेप डिफाइन हो रहा है कि भाई सेल तुम्हारा कैसा होगा, क्या वो डेफिनेट होगा,
क्या वो इनडेफिनेट होगा? डेफिनेट इनडेफिनेट मतलब क्या उसका शेप चेंज होगा या उसका शेप चेंज नहीं होगा? अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कोई सेल है, उसको ज्यादा हिलना नहीं है, उसका फंक्शन ज्यादा हिलना नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप को हिलेगा नहीं। फिर मैंने बोल दिया लेकिन उसकी लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी ज्यादा है तो नो डाउट हो सकता है कि वो भले चाहे हिलता ज्यादा ना हो, लेकिन शेप तो चेंज हो सकती है ना उसके सेल की। तो यही चीज है, सेल की शेप चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोल दूं वो अगर हिलता भी नहीं है, उसकी विस्कोसिटी भी एकदम टफ हो रखी है, मतलब उसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी ज्यादा नहीं हिलता, तो अगर वो ज्यादा नहीं हिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है ना कि मतलब अगर वो ज्यादा नहीं हिलेगा तो फिर मतलब क्या कहते हैं उसका सेल भी मतलब ज्यादा मतलब नहीं हिलेगा। याद करो जब मैं स्टार्टिंग में एक सेल दिखाया करता था, और देखते हैं इसी को, देखते हैं जैसे मान लो कि ये है, ये लास्ट वाला सेल देखो, है ना, ये लास्ट वाला सेल देखना, ये है ना, इसको देखो ध्यान से। ये अगर तुम सेल देखोगे, देखो मूव नहीं कर रहा है, ज्यादा उतना मूव नहीं कर रहा है, एकदम हल्का हल्का मूव कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि ये जो तुम्हारा लिक्विड जैसा एसेट है ना, इसमें जो लिक्विड है, विस्कोस जो प्रोटोप्लाज्म है पूरा, प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी कम है, विस्कोसिटी मतलब कम है, मतलब बह कम रहा है। तो अगर ये बह कम रहा है तो इसकी वजह से इसका शेप उतना जल्दी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको समाउ थोड़ा फिक्स्ड शेप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर इसका लिक्विड अगर ज्यादा तेज से बह रहा होता तो क्या इसका फिक्स्ड शेप होता? बिल्कुल नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? हाँ भैया। आ गया? तो अब देखो मैं एक बात बता दे रहा, जो तुम्हारे सेल हैं काफी सारे शेप्स के हो सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ पॉलीहाइड्रल। पॉलीहाइड्रल, पॉली मतलब होता है मतलब काफी डिफरेंट, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब काफी सारे साइट्स हो गए। तो देखो काफी सारे साइट्स का हो सकता है कि तुम्हारा सेल मतलब एक सिंगुलर हो, या फिर हो सकता है थोड़ा सा ऐसा हो जाए। तो अगर मैं साइड गिनने की कोशिश करूंगा तो काफी सारे साइट्स हो गए। अब हो सकता है कोई सेल ऐसा भी हो, तो अब मैं अगर इसके साइड गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो सकती, कुछ भी हो सकती हैं। तो लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाता है तो हमको देखने को मिलता है कि या तो 8 होते हैं, या तो 12 होते हैं, या तो 14 होते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। लेकिन पॉलीहाइड्रल शेप में हमको देखने को मिलता है, एकदम गोल भी नहीं देखने को मिलता कि एकदम पर्टिकुलर गोल ही है। अगर जो गोल देखने को मिलेगा हम लोग उसको बोल देते हैं स्फेरिकल शेल। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? स्फेरिकल शेल बोल देते हैं, इस चीज को मत भूलना। और स्फेरिकल शेल के काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एग। मान लो कि जो हम लोग एग खाते हैं ना, वो भी तो एक सेल है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। जिसने बेटा एग खाया होगा उसको मालूम होगा कि एग के अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, वो क्या होता है? वो भी एक तरीके का साइटोप्लाज्म हो गया। उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, और बाद में वही जब सेल मैच्योर होता है, तब वो ह्यूमन बॉडी का रूप लेकर, मतलब वो क्या कहते हैं, सॉरी ह्यूमन बॉडी बोलो, वो मतलब चिकन का शेप लेकर वो अंडे से क्रैक करता है, ये सारी चीजें करता है। तो स्फेरिकल शेल देखो एकदम छोटा सा है ना। अभी ये भी बताएंगे कौन सेल सबसे छोटा होता है, कौन सेल सबसे बड़ा होता है, लेकिन अभी हम तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के होने के फंक्शंस की वजह से हो सकते हैं। वो उसके विस्कोसिटी की वजह से हो सकते हैं, या फिर उसके सरफेस टेंशन की वजह से हो सकते हैं। तो इनकी वजह से सेल शेप या तो डेफिनेट होंगे, मतलब एकदम फिक्स्ड होंगे, या तो इनडेफिनेट होंगे, मतलब या तो चेंज होते रहेंगे। अगर मैं बात कर देता हूँ, अभी मैं फिर से इनको बता देता हूँ, ठीक है, एक बार ऐसे ही। जैसे मैं बोल देता हूँ पॉलीहाइड्रल, मतलब काफी सारे, वो हो गया, मतलब काफी सारे, मतलब उनके, जैसे मान लो कि ट्रायंगल शेप का हो गया कोई, तो 3 पॉलीहाइड्रल का हो गया, है ना। ये हो गया, है ना, स्टार शेप का हो गया कोई, हो गया तो वैसा हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया स्फेरिकल शेप के, तो स्फेरिकल शेप में जैसे मान लो कि तुम्हारा एग हो गया, एग की शेप का हो गया, वो हो गया। इसके बाद अगर मैं जैसे बोल देता हूँ स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप ऐसा होता है, अभी तुमको दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, स्पिंडल शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी स्पिंडल शेप में अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो तुम्हारी मसल सेल्स होती हैं, मसल्स भी कैसी होती हैं? स्पिंडल सेल की टाइप की होती है। तो देखो वो हो गया इलोंगनेटेड, मतलब खींची हुई। इलोंगनेटेड की बात की जाएगी तो देखो तुम्हारा नर्व सेल होता है ना। नर्व सेल भी तुम्हारी एकदम खींची खींची हुई होती है, उसको भी अभी तुमको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूंगा ब्रांच्ड, मतलब ब्रांच की फॉर्म में, तो ब्रांच में भी अगर तुम देखोगे तो क्रोमेटाफोर हो गया, है ना, ये सारी हो गई। या फिर तुम्हारी जो स्किन की सेल्स होती हैं वो भी एकदम ब्रांच्ड भी होती हैं, ब्रांच उसमें होती है, ये सारी हो गई। और डिस्कॉर्डल, डिस्कॉर्डल मतलब जो, मतलब क्या कहते हैं, जो थोड़ी सी डिस्क टाइप की होती है, मतलब सीडी के टाइप की होती है। सीडी के टाइप में अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो डिस्कॉर्डल शेप में तुम्हारी आरबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल हो गया, तो आरबीसी के फॉर्म में भी हो जाती है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में काफी सारे सेल्स पाए जाते हैं, और वो सारे सेल्स तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं।
पॉलीहाइड्रल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, स्पिंडल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, ब्रांचेस के फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्कॉइडल के फॉर्म में हो सकता है। तुमको बस केवल ये नाम याद रखने, उनके एक एक एग्जांपल हो गया कि पॉलीहाइड्रल में 8 हो सकते हैं, 12 साइड्स के हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं, स्फेरिकल में जैसे एग शेल हो गया, स्पिंडल में मसल सेल्स हो गया, इलोंगेटेड में नर्व सेल्स हो गया, ब्रांच में तुम्हारी स्किन सेल्स हो गई, या फिर डिस्कॉइडल में तुम्हारी आरबीसी सेल्स हो गई। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? यस। आ गया, चलो ठीक है। तो अब देखो तुमको दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं, खुद ऑटोमेटिक समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो ये देखो, अब ये देखो, ये क्या तुम्हारी मसल सेल्स है। और अगर तुम मसल सेल्स को देखोगे तो ये कैसी हो रखी है, स्पिंडल शेप में हो गया ना। ये देखो स्पिंडल शेप में दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो ये देखो जो स्पिंडल शेप मसल्स है उसमें जो तुम्हारे सेल्स है, उस सेल्स की वजह से तुम्हारे मसल्स फाइबर बन रहा है। इलांगुनेटेड की मैं बात करूंगा तो ये देखो, ये तुम्हारी इलांगुनेटेड है, मतलब खींची हुई है। यहाँ से ये इस पोर्शन से तुम्हारा, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये तुम्हारा नर्व सेल यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से खत्म, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। तो तुम देखो नर्व सेल एकदम खिंची हुई है। तो इस तरीके के सेल्स को हम लोग बोल देते हैं इलांगनेटेड सेल्स, नर्व सेल। ब्रांच सेल हो गए जैसे तुम्हारे क्रोमेटोफोर हो गए, या फिर तुम्हारा स्किन सेल्स के जो पिगमेंट्स हो गए वो हो गए स्फेरिकल शेप में, तुम्हारे एक्स हो गए काफी सारे, चाहे वो ऑस्ट्रिच का हो, चाहे जिसका हो, चाहे बर्ड का हो। पॉलीहाइड्रल शेप में तुम्हारे जैसे लिकोसाइट्स अभी पिछला वाला दिखाया था। अब देखो डिस्कॉइडल शेप्स हो गया है ना। डिस्कॉइडल शेप में तुम देखो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे आरबीसी जा रही हैं जो ऑक्सीजन कैरी करके जा रही हैं। और मान लो कि अगर जैसे हम लोग ज्यादा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाते हैं तो ये देखो हमारे वो जो वेन्स है या फिर जो हमारी आर्टरीज है उनमें ऐसे मतलब क्या कहते हैं जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब सेल पास नहीं हो पाएगा। और अगर सेल नहीं पास हो पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पास हो पाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं पास हो पाएगा तो फिर हमको कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों के, तो ये देखो ये कैसे शेप में, ये एकदम तुम्हारे क्या कहते हैं डिस्कॉइडल शेप में, है ना। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि रेड ब्लड सेल किस शेप में होता है, डिस्कॉइडल शेप में होता है ना। स्किन सेल तुम्हारे जो पिगमेंट होता है वो किस सेल में होता है, तुम्हारा ब्रांच में होता है। नर्व सेल किस शेप में होता है, तुम्हारा इलांगनेटेड सेल में होता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? अभिषेक, हाँ भैया। आ गया? अब ये देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है, ये क्या है सब तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। अगर मैं तुमको इसमें कुछ हटाना चाहूँ, जैसे मान लो कि ये ऑस्ट्रिच हो गया, फिर उसके बाद मान लो कि तुम्हारा इसमें साइनोसाइड कहाँ है, ये तुम्हारा ये हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं इसमें क्रेटियम कहाँ है तुम्हारा, दिख नहीं रहा, ये हो गया। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, मतलब ये अगर इनको मैं हटा दूं तो ये बाकी सारे सेल तुम्हारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगर तुम देखो ह्यूमन बॉडी में, अगर तुम सेल को देखो, ये स्पर्म सेल इलोंगनेटेड हो रखा है। ल्यूकोसाइट्स को देखो तुम एकदम ना स्फेरिकल शेप में हो रखा है ना। तुम इसको देखो ना, डायटम को भी देखो, ये भी डायटम तुम्हारा ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो तुम देखो ये भी स्ट्रेच हो रखा है। तो तुम देखो अलग अलग शेप के हो रखे हैं। लीवर सेल्स भी देखो तुम्हारा एकदम मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल शेप में थोड़ा सा वैसा आ रहा है ना। ये सारे नर्व सेल्स देखो, ये भी तुम्हारा इलोंगनेटेड हो रखा है, एकदम वैसा हो रखा है। फैट सेल देखो, ये भी तुम्हारा स्फेरिकल शेप में हो रखा है ना। तो अगर मैं ऑस्ट्रिच को हटा दूं, ऑस्ट्रिच एग को हटा दूं, है ना, या फिर मान लो डायटम को हटा दूं, इन सबको हटा दूं, तो बाकी सारे सेल ये तुम्हारे ह्यूमन बॉडी के पाए जा रहे हैं। और अगर तुम इनको देखोगे तो सब कैसे पाए जा रहे हैं, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पाए जा रहे हैं। अगर मैं जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये जब मान लो तुमने आईवीएफ सेंटर नाम सुना है कभी, किसी ने आईवीएफ सेंटर नाम सुना है कि नहीं सुना, मुझे बताओ। हम्म। आईवीएफ सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें मतलब अगर कोई मदर होती है, अगर वो बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि मान लो कि ह्यूमन का जो स्पर्म सेल है वो उसके एग तक उसको अच्छे से फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके अंदर जा नहीं पा रहा है। तो हम आईवीएफ सेंटर में अपने आप से उसको मतलब क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उसको अपने आप से मतलब उसके सेल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ओवम के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये केस अभी ऐसा नहीं, हम उसको तुम लोग मतलब ऐसे करके दिखा रहे हैं। ये देखो ये क्या स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल जब फीमेल बॉडी के एग सेल में जाएगी तो ये देखो बाद में जाके मतलब क्या कहते हैं उसको फर्टिलाइज करने लगेगा। तो ये जो तुमको ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं ना, ये मेल बॉडी के स्पर्म सेल हैं जो बाद में ही ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देंगे। समझ में आ गया ना। अभी जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा, जब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे ये जो तुम्हारा सेल है ना, ये सेल में जो तुम्हारा एक्रोसोम है,
इस एक्रोसोम में मतलब एक एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम क्या करता है, तुम्हारे इस मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा ओवल मतलब जो तुम्हारा फीमेल बॉडी का जो एक्स सेल है, उसको मतलब क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से घुस जाता है। तो अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो जो स्पर्म सेल है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहले घुस जाएगा, फिर बाद में जो उसमें डीएनए जो होगा, जो स्ट्रक्चर्स होगा, वो फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो ये चीज देखो, है ना। अब अगर तुम स्पर्म सेल्स को देखोगे, तो कैसा हो रखा है, एकदम मतलब क्या कहते हैं, इलांगनेटेड हो रखा है, मतलब एकदम स्ट्रेस्ड हो रखा है, खींचा हुआ हो रखा है। ठीक वैसे ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा नर्व सेल्स है। जब हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो हमारी नर्व सेल्स बनती हैं। तो ये देखो, ये अभी क्या हो रही है, ये तुम्हारा ये सेंटर वाला पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बगल में तुम्हारे ये सारे, इनको डेंट्राइट बोला जाता है। डेंट्राइट मतलब क्या होता है, जो जड़ें होती हैं, जड़े जैसा दिखता है ये थोड़ा, है ना। ये डेंट्राइट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। बाद में फिर इसको मतलब क्या कहते थे कि हम लोग नोड बोलते हैं, बीच में एक्सॉन बोल देते हैं। ये जो लास्ट में निकलता है इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे क्लास में होगा तो मैं इस चीज़ों को सब पढ़ाऊंगा। तो ये देखो, इसका एकदम ऐसा स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या चीज़ है तुम्हारा, सेंटर में तुम्हारा ये न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है तुम्हारा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और जो इसके अंदर का पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगर यही पार्ट अगर मान लो कि अगर तुम्हारा उसका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, तो फिर वो कैसा होगा, तुम्हारा न्यूक्लियाइड हो जाता है। ये सब पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो तुम्हारा ये जो फॉर्मेशन ले रहा है जड़ों टाइप का, उसको डेंट्राइट बोल देते हैं, है ना। और जो लास्ट पार्ट है जो तुम्हारा जिससे जाके जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा डेंट्राइड है, और ये जहां जाके जुड़ रहा है उसको हम लोग एक्सॉन से बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैसे एक एक्सॉन तुम्हारा डेंड्राइट से जुड़कर एक नर्व सेल्स बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे मान लो कि नर्व सेल्स तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे ह्यूमन ब्रेन तक जाते हैं, जो तुम्हारे सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। अगर मैं तुम्हारे हाथ से नर्व सेल्स हटा दूं, तो तुम अपने बॉडी को तुम मूव भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारे बॉडी में करंट्स को फ्लो कराते हैं, कि जिसके थ्रू तुम फील कर पाओ कि कब किस चीज को उठाना है, कब चीज को नहीं उठाना है। तो जिन लोग को पैरालिसिस अटैक्स आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं, वो सारे बेसिकली उनको नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, इसमें किसी को डाउट है? आ गया। तो अब देखो, ये हमने तो तुमको दिखाते ही है, ये तुम्हारा स्पर्म सेल है। ये स्पर्म सेल के साथ मैंने तुमको ये नर्व सेल्स भी दिखा दिया। और नर्व सेल्स के बाद इसको तुम देखो, ये क्या है, आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल देखो इसको, है ना, ध्यान से देखो, है ना, ये ह्यूमन बॉडी के रेड ब्लड सेल है। और ये जो रेड कलर का पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से आता है ना। इसको देखो ध्यान से, ये देखो, ये व्हाइट ब्लड सेल है। इसी रेड ब्लड सेल में व्हाइट ब्लड सेल होता है, और अगर कोई एंजाइम आएगा तो उसको मारने की कोशिश करेगा। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये डिस्क शेप में, डिस्क्वाइडल शेप में, इनको देखो ध्यान से, ये सब कैसे शेप में, डिस्क्वाइडल शेप में हो रखे हैं, है ना। कैसे हो रखे हैं, डिस्क्वाइडल शेप में रखे हैं। और बाद में देखो, यही तुम्हारा क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी है। इन सबको सर्च करेगा, कहीं कोई कीटाणु तो नहीं, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, फिर उनको मारने की कोशिश करेगा। तो ये देखो, ये तुम्हारे ब्लड है, रेड ब्लड सेल ऐसे दिख रही है, डिस्क्वाइडल शेप में दिख रही है। इनके बीच में जो स्पेस तुमको दिख रहा है ना, गड्ढा गड्ढा, इसी में तुम्हारी ऑक्सीजन स्टोर होकर इधर से उधर जाती है ना। प्लेटलेट्स देखो, पहले स्फेरिकल शेप में दिख रही है, लेकिन जैसे स्फेरिकल शेप में बदलती है, सॉरी, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल। देखो, है ना, व्हाइट ब्लड सेल के सब एग्जांपल हो रखे हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इनोसोफिल, बेसोफिल्स, न्यूरोफिल्स। इतना सब कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुमको आगे आने वाली क्लासेस, जो अगर कोई बायो लेता है, तो उनको भी ट्रेंड कर रहा हूँ एक तरीके से, धीरे धीरे। तो मुझे बताओ, अभी जो मैंने शेल शेप से रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाया, उसमें किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन? इशू बेटा, तुमको तो कोई डाउट नहीं हुआ अभी? है ही नहीं वो। है ही नहीं? तुम बताओ, अभिषेक, तुम्हें? नहीं, नहीं यश? कुछ, वो भी नहीं है। वो भी नहीं? और कुलदीप, तुम्हें बेटा? नहीं भैया। अब यश आ गया? हाँ भैया। यश, तुम्हें तो कोई डाउट नहीं हुआ अभी तक? नो भैया। नहीं? चलो बढ़िया, तो फिर आ जाओ, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। कौन भैया? तुम ही बताओ। What is the basic shape of eukaryotic cell as stated in the provided information? भैया ऑप्शन सी स्फेरिकल। स्फेरिकल, वेरी गुड, चलो ठीक है। उसको बताओ बेटा, अभिषेक। According to the text, what primarily determines the ultimate shape of it? Its क्या होगा? specific function. अल्टीमेट शेप किस किसकी वजह से होता है, शेप का अल्टीमेट शेप किस वजह से बनता है? See,
हाँ, उसके फंक्शंस की वजह से बनता है। वेरी गुड। कुलदीप, इसको पढ़ो। Which of the following organism or cells are mentioned as having a variable or irregular shape? Red हम्म। blood cell and bacteria, amoeba and white blood cell, neuto, न्यूरोफिल, neutrophil, न्यूरोफिल्स एंड रेड ब्लड्स। amoeba and neutrophils. बताओ क्या होगा। इनमें से कौन से सेल है जिनका शेप इरेगुलर है, मतलब वो चेंज होते रहते हैं। ऑप्शन रुकिएगा भैया बता रहा ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी होगा ऑप्शन बी होगा। व्हाइट ब्लड सेल जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, वो अपना शेप बदलता रहता है। अगर जैसे कोई फॉरेन बॉडी आ गया या फिर बैक्टीरिया वगैरह जैसे कुछ आ गया, तो अपने शेप में बदलता रहता है। और बाकी अमीबा का तो मालूम ही है कि वो रेगुलर शेप में होता ही है ना। चलो, अब इसको बता दो। बताओ यश। हाँ भैया। What is the typical shape of leukocyte when they are in circulating bloods? मतलब जो वो ब्लड में होता है तब वो किस शेप में होता है, मतलब जब ब्लड में नॉर्मली चल रहा होता है तब वो किस शेप में होता है। भैया वो वेरिएबल या स्फेरिकल, इन दोनों में से क्या होगा? वो तुम्हारे स्फेरिकल शेप में होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में। लेकिन अगर जैसे ही मतलब कोई अगर उसको ह्यूमन बॉडी दिखती है, तो फिर उसके बाद वो अपना रिएक्ट करने लगता है। चलो इसको बताओ अभिषेक। सेम What वो is सेम है, सेम है क्वेश्चन। चलो इसको बताओ आंसर बेटा, अभिषेक। in which type the organism takes the shape of the cell commonly observed according to the text? Only in मतलब a unicellular, most plant and animal. Option B. हाँ, ऑप्शन भी है ना कि मैक्सिमम टाइप जो तुम्हारे फिक्स शेप टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल में पाए जाते हैं और प्लांट्स में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर में अकेले नहीं पाए जाएंगे, ना ही तुम्हारे वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सोस्केलेटन है, नहीं। जिन्हें एक्सोस्केलेटन वाले में भी फिक्स शेप पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम में कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन वो फिक्स शेप का होता है ना। ये चीज हो गया। चलो इसको बताओ। what structure helps maintain the cell shape in a unicellular organism like paramecium, a tough plasma membrane? क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। चलो इसको बताओ। Besides a tough plasma membrane, what structure is mentioned as maintaining cell shape in some unicellular organism like Elaphidum एंड पॉलिएस्टोमिला। or Polystimula? पॉलिएस्टोमिला मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो मतलब क्या कहते हैं उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? वो क्यों हो ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास भैया exoskeleton। हाँ, एक्सोस्केलेटन की वजह से। और अगर जैसे कोई इसका एग्जांपल पूछेगा तो तुम बोल सकते हो पॉलिस्टोमेला, या फिर मतलब एल्फीडियम। ठीक है, एल्फीडियम। ये हो गया। पूछेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लोगे तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर बताओ। In multicellular organisms, what are primary factors influence the shape of the cell? हम्म। Only its size and its function, adhesion and surface tension. Option B. ऑप्शन भी है ना, उसके फंक्शन पे है ना, कि उसका फंक्शन कैसा है, सरफेस टेंशन कैसा है, विस्कोसिटी कैसा है। इस बेसिस पे जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनके शेप्स को डिफाइन किया जाता है। हाँ बोलो बेटा। हाँ कुछ नहीं भैया। चलो ठीक है ना, ये हो गया। चलो इसको बताओ। Which of the following cell shapes is described as spindle shaped and हम्म। given an example? मतलब स्पेंडल शेप का एग्जांपल कौन सा है? अगर जैसे मान लो स्पेंडल शेप का अगर तुम्हारा कोई सेल है ह्यूमन बॉडी में, तो वो कहाँ पाया जाता है? अभी आंसर ही में लिख रखा है, स्पेंडल शेप्ड लाइक स्मूथ मसल्स फाइबर। है ना, थोड़ा सा सीन हो गया। चलो इसको बताओ तुम। कुलदीप, तुम इसी को पढ़ो।
What type of cell is given as an example of elongated shape in the text? elongated, हाँ पढ़ो। Nerve cells. हाँ नर्व सेल्स, क्या बोलते हैं उसको, नर्व सेल्स बोल देते हैं। वेरी गुड, चलो उसको बताओ। Based on the information, what is उसका the बारी, अभिषेक shape की of बारी है। अभिषेक की बारी ना। ये मेरी भी है। अच्छा ठीक है, तो तुम पढ़ो हाँ। Based on the information, what is the shape of erythrocytes, एरिथ्रोसाइट्स, red या blood cells? एरिथ्रोसाइट्स बोल दो या तो फिर रेड ब्लड सेल्स बोल दो। तो रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? भैया ब्रांच्ड, नहीं। तो फिर भैया स्फेरिकल, नहीं स्फेरिकल भी नहीं होगा। सोचो, मैंने बताया था। डी। डिस्क से शेप में होता है, बीच में गड्ढा गड्ढा होता है जिसमें वो ऑक्सीजन हाँ या भैया फिर वो ऑप्शन डी। साइड से हाँ? बीच में उसका थोड़ा बहुत गैप रहता है अंदर। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्कॉर्डियल। डिस्कॉइडल, क्या बोलेंगे उसको? डिस्कॉइडल शेप बोल देंगे। वेरी गुड। अब देखो, ये सारी चीजें पढ़ा दी मैंने, मतलब सेल शेप पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ सेल साइज के बारे में, कि सेल साइज क्या होता है। अच्छा, तुम ध्यान से खुद सोचो, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी में सेल को बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो कुछ सेल को तो हम लोग देख सकते हैं नॉर्मल, है ना, जैसे मान लो माइक्रोस्कोप से। कुछ सेल को हम लोग अच्छे से नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या चीज है, कि जो तुम्हारा सेल का जो साइज है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत छोटा है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा हो रखा है। मतलब अगर जैसे मान लो कि अगर सेल ले लेता हूँ, अगर कोई स्फेयर शेप में है, स्फेयर शेप में मतलब और गोले उसमें शेप में है, तो अगर मैं उसका डायामीटर निकालने की कोशिश करूंगा, तो डायामीटर उसका बहुत ही छोटा होगा, कुछ ही फ्यू माइक्रोमीटर्स होगा। तो सेल शेप की अगर मैं सेल मतलब सेल साइज की बात करता हूँ, तो काफी मतलब छोटा होता है। सेल कैसा होता है? एकदम बहुत ही छोटा होता है। तो सेल को भी मेजर करने के लिए कुछ चीजें होती है, जैसे मान लो कि हम लोग उसको मिलीमीटर के सेंस में भी मेजर कर सकते हैं। अगर मिलीमीटर के सेंस में नहीं करना, तो तुम उसको माइक्रोमीटर के सेंस में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? माइक्रोमीटर के सेंस में भी मेजर कर सकते हो। अगर तुमको माइक्रोमीटर के भी सेंस में नहीं करना, तो तुम उसको नैनोमीटर के सेंस में कर लो। किसके सेंस में? नैनोमीटर के सेंस में कर लो। और नैनोमीटर के सेंस में नहीं करना, तो तुम कर लो उसको एंगस्ट्रॉम किसमें? कैसे? एंगस्ट्रॉम। अब देखो, ये इन सब की जो माइक्रोन है, जैसे मैं बोल देता हूँ माइक्रोन, हम लोग इसमें किसको बोलते हैं? माइक्रोमीटर को। माइक्रोमीटर को हम लोग माइक्रोन भी बोल देते हैं। और जिसको ज्यादा शेप जिसका बनाते हैं, यू शेप में आता है, न्यू बोलते हैं कुछ लोग इसको, यू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस शेप में होता है। ये हम लोग इसे एज अ सीजीएस सिस्टम में लेने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें तुम लोग के सर से बाउंस हो रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे सही से आ जाएगी। तो अभी जान लो कि अगर कोई भी सेल है, तो हम चाहे उसको मिलीमीटर में मेजर करें, चाहे माइक्रोमीटर में मेजर करें, चाहे नैनोमीटर में मेजर करें, चाहे तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में मेजर करें, हमको पता चलेगा तुम्हारा ये जो सेल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो रखा है। कैसा हो रखा है? बहुत ही ज्यादा छोटा हो रखा है। अगर मैं एक माइक्रोन की मैं बात करता हूँ, जैसे एक माइक्रोन लिखता हूँ तुम्हारा, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 माइक्रोन, ठीक है। तो ये कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, मतलब कितने इसके बराबर होगा? तो वो है तुम्हारा भाई कितना है वो मान लो कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा 1 मिलियन, है ना, कितना? 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन। मुझे मालूम नहीं 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, उतने जीरो के मतलब उसके बराबर होगा, उतने इक्वल होगा। 10 समझ में आ लाख रहा वो होता है। 6 जीरो। है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि मिलीमीटर तुम्हारी बड़ी यूनिट है। कैसी है? बिगेस्ट यूनिट है। और ये तुम्हारी कितनी है? ये सारी छोटी यूनिट है। तो जितनी 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 ज्यादा तुम्हारी छोटी यूनिट होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती रहेंगी। तो अभी देखो मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ कि कौन से सेल तुम्हारे सबसे ज्यादा छोटे होते हैं, कौन से सेल तुम्हारे सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि वो तुमको याद करने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। तो याद रखे ना, तुम्हारा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो सेल का साइज होता है, वो कितना मतलब बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। वो कितना भी हो सकता है, मान लो कि वो 0.5 माइक्रोमीटर, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, 0.5 मतलब क्या कहते हैं माइक्रोन मीटर से लेकर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन मीटर, ठीक है। 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। समझ में आ रहा है? इसका डायमीटर बहुत छोटा है, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन अगर मैं बात करते तो ये तो चलो सबसे स्मॉल है, मतलब सबसे स्मॉल सेल हो गया। और सबसे अगर मैं बिग सेल की बात कर देता हूँ, तो बिग सेल में सबसे बड़ा सेल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रिच सेल। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रिच सेल। ऑस्ट्रिच सेल पूरा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा सेल होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ा सेल होता है। और अगर मैं उसके अगर शेप की बात करता हूँ, तो वो टोटल 18 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 18 सेंटीमीटर का। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया।
ठीक है। तो देखो बैक्टीरिया का सेल सब स्मॉल है, मतलब स्मॉल है। अगर एक ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये स्मॉल है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ सबसे ज्यादा स्मॉल, मतलब क्या कि सबसे ज्यादा स्मॉल, तो सबसे ज्यादा स्मॉल जो होता है वो तुम्हारा होता है माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्म हो सकते हैं। अगर मैं बात कर देता हूँ स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइकोप्लाज्मा। और अगर मैं बोल देता हूँ सबसे बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट सेल की, तो मुझे बताओ लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा तुम्हारा? ऑस्ट्रिच तुम्हारा एग। ऑस्ट्रिच एग है ना। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग। लेकिन ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल किसके? एनिमल के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? ये सब तुम्हारे एनिमल के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एक मल्टी सेलुलर प्लांट की, कि मतलब अगर मैं बोल देता हूँ मल्टी सेलुलर प्लांट, मतलब प्लांट में एक ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकस। क्या बोलते थे उसको? साइकस। साइकस का पेड़ जो होता है, साइकस का पेड़ का जो ओव्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर कोई बोले कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका सबसे ज्यादा बड़ा सेल होता है, तो तुम बोलोगे कि सर साइकस का ओव्यूल सेल सबसे सबसे बड़ा सेल होता है प्लांट में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। भैया आ हम गया? जो प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल है उसको नेकेड आई से देख सकते हैं? आप बिल्कुल देख सकते हो, ऑस्ट्रिच एग को नहीं देख सकते क्या? हाँ भाई, ऑस्ट्रिच को देख सकते हैं। हाँ तो देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक और तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल तुमको ज्यादा लगता है बड़ा हो सकता है? भैया यूकैरियोटिक हाँ स्पीशीज यूकैरियोटिक, वेरी गुड, है ना। अब देखो जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक है ना, अगर उसकी रेंज बताई जाए तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं 1 से लेकर मतलब 10 माइक्रोन यूनिट तक हो सकती है। लेकिन जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसकी मतलब तुम्हारी 10 से लेकर 100 तुम्हारे क्या कहते हैं माइक्रोन यूनिट तक, माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है वो तुम्हारा वेल डिफाइंड तुम्हारा सेल, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज पाए जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाएंगे तो उसका मतलब वो भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, उसमें रखने की जगह भी होनी चाहिए। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना। अब देखो अब बात क्या है कि मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बता दिया तुमको कि इन दोनों सेल में तुम्हारा यूकैरियोटिक सबसे ज्यादा होगा। और मुझे मालूम है कि यूकैरियोटिक सेल तुम्हारा यूनिसेलुलर भी हो सकता है और तुम्हारा यूकैरियोटिक तुम्हारा मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। इतना याद है कि नहीं याद है? पहले मुझे ये बताओ, इतना याद है कि नहीं? हाँ भैया। याद है ना? अब अच्छा मुझे तुम ये बताओ, अब इन दोनों में से यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर अगर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो कि मैं इसमें बोल देता हूँ कि तुम्हारा अमीबा हो गया, इसमें क्या हो गया? तुम्हारा अमीबा हो गया। और मल्टी सेलुलर में मान लो कि ह्यूमन बॉडी का तुम्हारा डब्ल्यूबीसी हो गया। तो इनमें से किसका सेल सबसे ज्यादा बड़ा होगा, यूनिसेलुलर का या फिर मल्टी सेलुलर का? भैया शायद से यूनिसेलुलर का। हाँ यूनिसेलुलर का। तो मैक्सिमम तुम्हारा जो होता है ना, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, आप वो सोचो खुद में एक अपना ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो अपने आप को कंटेंट को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा। बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बॉडी है, उन्होंने तो छोटे 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 सेल 100 ट्रिलियन सेल काफी सारे कर लिए, और उन्होंने अपना अपना काम अपना अपना काम करके डिवाइड कर लिया, ऐसे कर लिया। लेकिन मान लो कि अगर एक, जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा ना, ये अपना अपना काम, ये अपना अपना काम, इस तरीके से छोटे छोटे सेल ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया। लेकिन मैं अगर बोल देता यूनिसेलुलर सेल, तो यूनिसेलुलर सेल देखो इतना ही है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी बन रही है और ये छोटी बन रही है। लेकिन अगर तुम सेल का शेप देखोगे तो यूनिसेलुलर का ज्यादा है रादर देन मल्टी सेलुलर के जो छोटे छोटे सेल है। ये चीज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। याद रहेगा ना? अब देखो जैसे मैं यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारा अमीबा। तो अमीबा अगर प्रोटियस, अगर जैसे अमीबा प्रोटियस भी लोग उसको बोलते हैं उसको, ठीक है, अमोबिया प्रोटियस, मतलब अपने फुल ग्रोन एज में है। तो अगर उस रेंज में है तो ये सबसे बड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और उसकी लेंथ लगभग मतलब क्या कहते हैं 60 माइक्रोन यूनिट होती है, मतलब 60 माइक्रोन यूनिट तक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे ये बताओ। और लेकिन जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर उनकी रेंज गिनी जाएगी तो वो 20 से लेकर 30 माइक्रोन यूनिट तक ही होते हैं। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारा डब्ल्यूबीसी 20 से 30 के बीच में होगा, हार्ट सेल्स के बीच से 30 में होगा, उन सब में होगा। लेकिन जो तुम्हारा यूनिसेलुलर अमीबा है वो तुम्हारा 60 माइक्रोन यूनिट तक भी चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ रहा है ना? और बाकी मैंने सबसे स्मॉलेस्ट तो मैंने तुमको बताया दिया, इसका नाम क्या है तुम्हारा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना।
दिमाग खराब हो रहा होगा भाई, ये कैसे नाम है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे सारे नाम रट जाते हैं, ठीक है। इतना याद हो गया कि नहीं याद हो गया, पहले मुझे ये बताओ। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत। अभी देखो तुमको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो सेल साइज है, ये कुछ मेजरमेंट यूनिट्स है उसकी, है ना। सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ कुछ नेकेड आइट से दिख भी जाते हैं, कुछ कुछ नहीं दिखते हैं, है ना। जो अगर नहीं दिखते तो हम उनको बड़े आसानी से मतलब कुछ मतलब क्या कहते हैं मेजरमेंट से कर सकते हैं। मिलीमीटर अगर थोड़ा बड़ा तो मिलीमीटर के सेंस में कर दिया, नहीं तो माइक्रोमीटर के उसमें हो गया, नैनोमीटर हो गया, नहीं तो एंगस्ट्रॉम के उसमें हो गया। लेकिन ज्यादातर हम लोग सीजीएस सिस्टम में किसको लेते हैं, माइक्रोन यूनिट को लेते हैं। अगर एक माइक्रोन यूनिट मिलीमीटर के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा तो 1 मिलियन माइक्रोन यूनिट के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि मिलीमीटर सबसे ज्यादा बड़ा हो गया। तो अगर हम इसको एसआई यूनिट में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं माइक्रोमीटर। क्या बोल सकते हैं उसको, माइक्रोमीटर। तो अभी हम जितनी भी यूनिट बता रहे थे ना, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 10, वो सारी तुम्हारी माइक्रोमीटर थी। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा ऑस्ट्रिच का एग है। और ये ऑस्ट्रिच का एग तुम्हारा सबसे बड़ा एग होता है ना। जितो कितने का होता है, 18 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जो अगर उसी सेंस में अगर तुम बैक्टीरिया को देखोगे तो 0.2 से लेकर 5 पॉइंट माइक्रोमीटर, कितना क्या माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा ही छोटा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे लार्जेस्ट तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। और ये कैसा तुम्हारा एनिमल सेल है। लेकिन अगर मैं बात कर दे तो तुमने ये वाला प्लांट देखा होगा ना, साइकस। तो साइकस का जो ओव्यूल होता है ना, फीमेल बॉडी का जो ऑर्गन होता है ओव्यूल, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सेल होता है तुम्हारा प्लांट में, मल्टी सेलुलर प्लांट में, है ना। वरना प्लांट तो तुम्हारा है ना, ये हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया, आ गया। आप देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर देता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन ज्यादा होगा, तो प्रोकैरियोटिक बेसिकली 1 से लेकर 10 माइक्रो यूनिट तक होते हैं। लेकिन जो तुम्हारा यूकैरियोटिक होता है वो बेसिकली 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। इसी वजह से तुम्हारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो छोटे होते हैं और तुम्हारे यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ यूकैरियोटिक में अगर तुम्हारे सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से थोड़े बड़े होते हैं। और अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो यूनिसेलुलर में जैसे ले लो अमीबा। अमीबा प्रोटियस का जो लेंथ होती है वो तुम्हारी 60 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो रेंज होती है वो तुम्हारी 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक हो सकती है बस केवल। और सबसे स्मॉलेस्ट में तो भाई याद रख लेना, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये देखो तुम इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, ये देखो अमीबा है, ये भी यूनिसेलुलर है। और ये जो उसके अंदर बीच में जो जा रहा है वो पैरामीशियम है, वो भी एक एनिमल है। तो तुम ध्यान से देखो, यूनिसेलुलर वो भी है, यूनिसेलुलर वो भी है, पैरामीशियम भी है। लेकिन यूनिसेलुलर साइज तुम अमीबा का देखो, वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना। तो यूनिसेलुलर में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका होता है, अमीबा का होता है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट, इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। नहीं है, पक्का। चलो ठीक है, तो फिर आंसर बताओ पहला वाला, अभिषेक तुम्हें बताओ। What is the precise range of bacterial cell? क्या होगा बताओ, बैक्टीरिया का ज्यादातर कैसा होता है। भैया ये सी वाले के 5.0 के आगे क्या लिखा है? हम्म, सी में 5.0 के आगे क्या लिखा है? माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी। वेरी गुड, सही तो है। कंफ्यूज क्या, चलो इसको बताओ बेटा, कुलदीप। धूप आगे। What is considered the largest cell? Option C, ostrich egg. ऑस्ट्रिच सेल, वेरी गुड, चलो ठीक है, इसको बता दो बेटा। यश, यश नहीं है क्या। है। फिर चलो ठीक है, तुम ही बताओ अभिजीत। What is the approximate size of tortoise egg? 18 centimeter. 18 सेंटीमीटर, वेरी गुड, चलो ठीक है, कुलदीप बताओ। Among multicellular plants, which plant possesses the largest cell in its ovule? Option D. ऑप्शन डी, साइकस। और साइकस प्लांट है वो ना, मल्टी सेलुलर प्लांट। लेकिन अगर वो ये बोल दे
कि साइकस प्लांट पे तुम्हारा कौन से सेल में तुम्हारा सबसे बड़ा सेल है, तो उसका ओव्यूल सेल है, याद रखना ठीक है इस चीज को। क्या है उसका? ओव्यूल सेल, फीमेल बॉडी हाँ। ऑर्गन। चलो इसको बताओ, प्रोकैरियोटिक लगभग कितने साइज के होते हैं? 1 to 10 माइक्रोमीटर। हाँ 1 to 10 माइक्रोमीटर, वेरी गुड। और जब यश आ जाना तो तुम खुद आंसर बता देना कोई भी, ठीक है। चलो तुम पढ़ो। ठीक है। Eukaryotic cells generally larger than prokaryotic cell, which is their typical range, 10 to 100 micrometer. 10 to 100 माइक्रोमीटर, वेरी। चलो अब इसको आंसर बता दो बेटा। Which organism is identified as the biggest among unicellular organisms with a length of 60 micrometers? Amoeba. Amoeba. ना, अमीबा, अमीबा का लेंथ कितना होता है? 60 माइक्रोमीटर। अगर तुम इतना भी याद रख लोगे तो आंसर निकल जाएगा, वरना अदरवाइज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा सेल किसका होता है? तुम्हारा अमीबा प्रोटियस का होता है। वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ बेटा। The size of typical cells of multicellular organisms हम्म, between 10 to 100. नहीं, वो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना। यूकैरियोटिक सेल इतने बीच में हो सकते हैं, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर टिपिकली सेल्स की बात की जाएगी एवरेज में, तो तुम्हारे 20 से 30 माइक्रोमीटर होते हैं। चलो ठीक है अच्छा, उसको। तो वो यूनिसेलुलर होता है। हाँ ठीक ठीक, बताओ। यूनिसेलुलर तुम्हारा हाँ हाँ नहीं नहीं, यूनिसेलुलर तुम्हारा, हाँ चलो ठीक, आगे बोलो, आगे बढ़ो अभिषेक। What are considered as the smallest cell? हम्म, Option D. क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। आगे बढ़। गैली Galli-Septicum. सेप्टिकम, क्या बोलेंगे? गैली सेप्टिकम। Galli-Septicum. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये हो गया, अब एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज सेल शेप? व्हाट इज सेल, व्हाट इज नहीं नहीं, इसको इरेज करो। व्हाई सेल शेप्स आर डिफरेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? मतलब तुमको इसका रीजन बताना है ना। गिव्स एग्जाम्पल ऑफ सेल शेप्स, ठीक है। सेल शेप ये तुम्हारा है 5 मार्क्स का, ठीक है। ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। व्हाट इज सेल साइज? नहीं नहीं, इसको बताओ। हाउ यूनिसेलुलर, नहीं यूनिसेलुलर नहीं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। हाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स cells have different size, different size, है ना। हाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट साइज एंड, चलो ठीक है, मतलब कैसे तुम्हारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। गिव दियर पैरामीटर्स, है ना। गिव दियर पैरामीटर्स मतलब कितना साइज होता है उनका, वो सारे, है ना, पैरामीटर्स। ये हो गया, ठीक है। और तुम इसमें क्या बता सकते हो? इसमें सारी चीजें बताना। यूकैरियोटिक में तुम्हारा मतलब वो भी बता देना, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, अमीबा, प्रोटियस, माइक्रोप्लाज्मा, गैली सेप्टिकम, है ना। ये सारी चीजें बता देना। ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का, मतलब जितना तुम्हें याद होता है, ठीक। ये आज की क्लास थी। अभी इसके बाद जो तुम्हारा